हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और घर में होंगे। सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट के। ये संस्था विगत कई वर्षों से BHU BCom एंट्रेंस की तैयारी करा रही है और इस बार भी संस्था आपकी पढ़ाई बाधित ना हो इसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई को बरकरार रख रही है। तो आज का टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में टॉपिक क्या है? पॉपुलेशन थ्योरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स के पहले वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी देखी और उस पर अच्छे कमेंट्स आए और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम है जनसंख्या का सिद्धांत, पॉपुलेशन थ्योरी। पॉपुलेशन थ्योरी क्या कहती है? देखिए, इसको कुछ क्रेमिंग करनी होगी और कुछ चीज़ें आपको याद करनी होगी, तो आप देखिएगा और समझिएगा, ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। माल्थस का दो सिद्धांत है जनसंख्या सिद्धांत में, आपके दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। तो अब माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादक खुद अपने आप में मार्शल हैं, इन्होंने अपने नाम पर ही दिया। और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके सिजविक हैं। कौन है आपके? सिजविक हैं। कौन है? सिजविक। ठीक, चलिए, तो हमने क्या सीखा? हमने ये चीज़ सीखी कि जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? स्वयं माल्थस ने दिया। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? माल्थस ने दिया। ठीक, जिसके प्रतिपादक कौन है? माल्थस हैं। और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिजविक हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माल्थस। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिजविक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे आज का टॉपिक। देखिए, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये देखिए। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार कितने वर्षों में जनसंख्या दुगनी होती है? तो इस सिद्धांत के अनुसार 25 वर्षों में, कितने वर्षों में? 25 वर्षों में जनसंख्या क्या होगी? दुगनी होगी। अगर 10,000 जनसंख्या है तो 25 साल में कितनी हो जाएगी? 20,000 जनसंख्या हो जाएगी। ये सिंपल सा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी होती है? 25 वर्षों में दुगनी होती है। चलिए आगे क्या है? आगे इस थ्योरी में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, देखिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस बात पर बल देता है? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत में होने वाली वृद्धि, किसमें होने वाली? जनसंख्या में होने वाली वृद्धि तथा खाद्यान्न की पूर्ति के बीच संबंध की व्याख्या की। तो आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत किसके किसके बीच में रिलेशन बताया? तो दो चीज़ के बारे में उन्होंने रिलेशन बताया। एक तो जनसंख्या के बारे में बताया, और जनसंख्या को क्या लगेगी? भूख लगेगी, यानी खाद्यान्न। तो ये मेन यही बताना चाहते थे कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस रेशियो में जनसंख्या क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, यानी जिस रेशियो में जनसंख्या इंक्रीज हो रही है उस रेशियो के अकॉर्डिंग खाना नहीं बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन खाना तो उतना ही है, ज़मीन उतनी ही है, पैदावार उतनी ही है। तो मेन माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में किसके किसके बीच में संबंध बताया है? जनसंख्या में होने वाली वृद्धि और खाद्यान्नों की पूर्ति, यानी जो राशन है, यानी जो भोजन है, क्या है? भोजन के बीच, भोजन और जनसंख्या। तो उनका यही कहना था कि भाई जनसंख्या तो 25 वर्ष में दुगनी हो जा रही है लेकिन उस हिसाब से भोजन नहीं बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ जा रही है लेकिन भोजन क्या रह रहा है? घटा ही रह जा रहा है। यानी जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा तेज़ी से हो जा रही है लेकिन उसके हिसाब से भोजन नहीं बढ़ पा रहा है। चलिए, यही चीज़ उसके नीचे उसकी व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या की गई है? देखिए, यह सिद्धांत के अनुसार देश की जनसंख्या जीवन निर्वाह करने वाले साधन, जैसे जीवन निर्वाह करने वाले कौन? यानी खाद्यान्न, रोटी, कपड़ा, मकान की तुलना में ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ते हैं। ठीक है, यानी ये सिद्धांत ये क्या कहता है कि रोटी के मुकाबले, यानी खाद्यान्न की पूर्ति के अकॉर्डिंग जीवन निर्वाह करने वाले कौन कौन से साधन? रोटी, कपड़ा और मकान। इनकी तुलना में ज़्यादा जनसंख्या जो है वो ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती है। तो आपको क्या याद रखना है? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? माल्थस ने किसके किसके बीच सिद्धांत की व्याख्या की? तो देखिए, माल्थस ने अपने सिद्धांत में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि और खाद्यान्न की पूर्ति, यानी भोजन की सप्लाई, यानी आप देख रहे हैं महामारी है, जनसंख्या इतनी, खाने वाले इतने लोग हैं लेकिन खाद्यान्न उतना नहीं है, भोजन उतना नहीं है। तो उन्होंने जनसंख्या में होने वाली वृद्धि और खाद्यान्न की पूर्ति के बीच में व्याख्या की।
और ये सिद्धांत के अनुसार देश की जो जनसंख्या है, जीवन निर्वाह करने वाले जो साधन है, रोटी कपड़ा मकान, इससे ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती है। अभी आगे इसको और देखेंगे। देखिए कैसे, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा सब। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस, यानी ज से जनसंख्या। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या किस दर से बढ़ती है, तो कौन सी दर से बढ़ती है? ज्यामितीय दर से। ज्यामितीय दर से बढ़ती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस रेट से। ये क्या होता है? सोचिए, 2 हुई, अगले साल 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 64। यही माल्थस ने कहा कि 25 साल आते आते ये संख्या क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। 2, 4, 8, 16, 32, 64। देख रहे हैं कितना तेज़ी से बढ़ रही है। पहले 2, फिर दुगना हो गया, फिर दुगना हो गया, फिर दुगना हो गया। देखिए अभी देखिए केस भी कैसे लॉकडाउन में आ रहे हैं, कहीं 2, फिर 4, फिर 8, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया, अच्छी बात है देश के लिए। तो जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ रही है। जो जनसंख्या है किस दर से बढ़ रही है? जनसंख्या आपकी ज्यामितीय दर से बढ़ रही है। जनसंख्या ज्यामितीय, ज से जनसंख्या, याद रखिएगा कैसे? 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ज्यामितीय दर। जबकि जीवन निर्वाह के जो साधन यानी खाद्यान्न है, अंक गणतीय दर से बढ़ रहे हैं। किस दर से बढ़ रहे हैं? अंक गणतीय। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ रहे हैं। कौन सा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो याद रखिएगा, जनसंख्या किस दर से बढ़ेगी? ज्यामितीय दर से बढ़ेगी। और खाद्यान्न किस दर से बढ़ेंगे? अंगणतीय दर से बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, ये इसका मूल है। ये जो जनसंख्या है वो किस दर से बढ़ेगी? ज्यामितीय दर से बढ़ेगी। यानी ज्यामितीय दर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस रेट से बढ़ेगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। क्वेश्चन पूछेगा माल्थस के जनसंख्या से जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? ज्यामितीय दर से बढ़ेगी। और खाद्यान्न, यानी खाद्यान्न किस दर से बढ़ेंगे? अंक गणतीय दर से, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस दर से बढ़ेंगे। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ सिद्धांत की मान्यताएं हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है निम्न में से कौन से सिद्धांत की मान्यता है। तो पहला क्या है? कृषि। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। ये क्या है? कृषि। कृषि के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, ये याद रखिएगा। कृषि के क्षेत्र में क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की कौन सी मान्यता नहीं है या कौन सी मान्यता है, ये पूछ सकता है। तो पहला क्या है? कृषि के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। दूसरा क्या है? मनुष्य की जो काम वासना है और संतान की उत्पत्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है। यानी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, देख रहे हैं, और मनुष्य की जो काम वासना होती है क्या होती है? स्थिर होती है। इसके साथ साथ आर्थिक संपन्नता और किसके? आर्थिक संपन्नता और संतान उत्पत्ति, यानी जैसे जनसंख्या बढ़ेगी पैसा तो कम होगा, कि महत्वपूर्ण संबंध होता है। यानी उन्होंने किसके किसके? आर्थिक संपन्नता और संतान उत्पत्ति के बीच कैसा संबंध होता है? महत्वपूर्ण संबंध होता है। चलिए इसका हम आपको ब्रीफ कर दे रहे हैं। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार कितने वर्ष में जनसंख्या दुगनी होगी? 25 वर्ष में। पहली बात, माल्थस ने किसके किसके बीच रिलेशन बताया? जनसंख्या के बीच और खाद्यान्न के बीच। ये इंपॉर्टेंट हो गया। जनसंख्या किस दर से बढ़ेगी? जनसंख्या मतलब ज्यामितीय दर से बढ़ेगी। किस दर से बढ़ेगी? ज्यामितीय दर से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। और खाद्यान्न अंक गणतीय विधि से बढ़ेगी। किससे? अंकगणितीय दर से, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ये माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार कितने वर्ष में बढ़ेगी? 25 वर्ष में। जनसंख्या किस दर से? ज्यामितीय दर से। यानी दो किसके किसके बीच रिलेशन? जनसंख्या और खाद्यान्न के बीच रिलेशन बताया। जनसंख्या किस दर से? ज्यामितीय दर से। और खाद्यान्न किस दर से? अंकगणितीय दर से। चलिए ये था पहला सिद्धांत जनसंख्या सिद्धांत में, किसका? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। और अब देखिए उसके बाद कौन सा सिद्धांत था? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन थे? सिजविक थे। चलिए अगला पढ़ते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत ये क्या है? चलिए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत कह रहा है इस सिद्धांत के प्रतिपादक सिजविक ने किया। इसका प्रतिपादन किसने किया? सिजविक ने किया। लेकिन इसको परिवर्तन करने का श्रेय किसको जाता है? कैनन को जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा अनुकूलतम सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? सिजविक है। जबकि इसको परिवर्तन करना, यानी अगर इसको रूपांतरित कर दिया या फेमस किसने किया? कैनन ने किया, याद रखिएगा। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं, देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? साधनों का अधिकतम उपयोग उत्पादन के लिए आवश्यक है। इन्होंने ये सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि साधनों का अधिकतम उपयोग
यदि आप उपयोग करेंगे तभी उत्पादन होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर देश में लोग किसी चीज़ को खाएंगे तभी वस्तुओं का उत्पादन होगा, नहीं खाएंगे उत्पादन नहीं होगा। घर में आप खाना खाएंगे खाना बनेगा, नहीं खाना खाएंगे खाना नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या बताया, साधनों का अधिकतम उपयोग उत्पादन के लिए आवश्यक है। कि उपयोग करेंगे, भाई अगर आप गेहूँ खाएंगे या आटा खाएंगे, गेहूँ क्या खाएंगे, आटा ही खाएंगे सॉरी, और चावल खाएंगे तो चावल जितना उपयोग करेंगे उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा। चावल खाना बंद कर दीजिए, उत्पादन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही, देखिए क्या कही इन्होंने, इम्पॉर्टेंट बात कही कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि तथा कार्यशील जनसंख्या के बीच परिमाणात्मक संबंध होता है। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट में कि अगर मान लीजिए सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो कार्यशील जनसंख्या भी बढ़ेगी। जैसे चाइना, चीन का एग्जांपल ले लीजिए, चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन वहाँ कार्यशील जनसंख्या भी क्या है, ज़्यादा है। तो इन्होंने यही बात कही कि भाई लोग ज़्यादा रहेंगे तो आपके पास ह्यूमन पावर ज़्यादा होगा, मनुष्य बल ज़्यादा होगा, और ऐसी स्थिति में यही उन्होंने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अगला क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में होने वाली वृद्धि तथा कार्यशील जनसंख्या बीच कैसा संबंध होता है, परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है। इसीलिए जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ कार्यशील जनसंख्या में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। सीधी सी बात, 2 लोग हैं तो किसी काम मान लीजिए 2 दिन में करेंगे, अगर लोग बढ़ा दें 10 लोग कर दें तो ये काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कार्यशील जनसंख्या, घर में 10 भाई हैं मान लीजिए, तो मान लीजिए 5 भाई हैं तो कम बल है, लेकिन जैसे ही भाई बढ़ गए बल ज़्यादा हो गया। उसी तरीके से देखिए देश में इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कही कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी सीधी सी बात है उपयोग भी बढ़ेगा। साधनों का अधिकतम उपयोग कैसे बढ़ेगा, अगर ज़्यादा लोग खाने, अगर घर में 5 लोग हैं तो कम खाना हो बनेगा, 10 लोग हैं तो ज़्यादा खाना बढ़ेगा। तो जितना उपयोग बढ़ेगा उत्पादन के लिए आवश्यक है कि उत्पादन तभी होगा जब उपयोग होगा। मम्मी पूछती है ना कौन कौन खाएगा कौन कौन नहीं खाएगा, तो मम्मी तभी बनाएंगे, अगर 4 लोग में से 1 लोग 2 लोग नहीं खाएंगे तो मम्मी कम बनाएंगे, सभी लोग खाएंगे तो ज़्यादा बनाएंगे। ठीक, तो उसी तरीके से और एक चीज़ देखिए, जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है, यानी देश में जनसंख्या वृद्धि जैसे ही होगी क्या बढ़ जाएगी, कार्यशील जनसंख्या बढ़ेगी। इसीलिए जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ कार्यशील जनसंख्या की उसी अनुपात में वृद्धि होती है। एक और इम्पॉर्टेंट, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किस पे नियम पर आधारित है, प्रतिफल के नियम पर आधारित। ये आगे आपको बताएंगे, लॉ ऑफ रिटर्न इसको कहते हैं। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किस पे आधारित है, प्रतिफल के नियम पर आधारित है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसकी, कि वही जनसंख्या का स्तर या बिंदु सर्वोत्तम होता है जहां देश की प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी, अधिकतम होगी। यानी इन्होंने कहा कि भाई उतने ही जनसंख्या होनी चाहिए जहां पर कैपिटा इनकम जो होनी चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति की जो आय हो वो क्या हो, अधिकतम हो। यानी ऐसा नहीं कि जनसंख्या बढ़ा लीजिए लेकिन पर कैपिटल यानी हर एक लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हो, नहीं, वही जनसंख्या ज़्यादा अच्छी होगी, वही जनसंख्या ज़्यादा अनुकूल होगी, उतनी ही जनसंख्या अनुकूल होगी, वही श्रेष्ठतम बिंदु होगा, सर्वोत्तम बिंदु होगा जहाँ पर क्या, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा एवरेज इनकम, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा औसत एवरेज इनकम क्या हो, अधिकतम हो। ठीक, सिंपल सा सिद्धांत है। तो इन्होंने 2 बात कही जिसको देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए, कि इन्होंने किसके किसके बीच, जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या के बारे में बताया। तो अगर जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, उपयोग बढ़ेगा, उपयोग बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन के लिए क्या आधार है, उपयोग। उत्पादन तभी होगा, खाना तभी बनेगा जब आप खाएंगे, जब आप उपयोग करेंगे। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी कार्यशील जनसंख्या भी क्या बढ़ेगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही, इसको देख लीजिए हम लोग, लास्ट है इसका, कि वही जनसंख्या का स्तर या बिंदु सर्वोत्तम होता है जहां देश की प्रति व्यक्ति औसत आय अधिकतम होती है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, इसको करिएगा। हमने अपने तरीके से पूरा कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा दें। और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के साथ साथ आप अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को अच्छे से तैयार करिएगा। इसकी थोड़ी सी क्रैमिंग करनी है, याद करना है, उसको देख लीजिएगा। और अगर कोई समस्या होगी तो आप अपना कमेंट करेंगे, जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ेगी तो हम आपको इस पर रिप्लाई कर देंगे।
बाकी किसी भी समस्या के लिए आप हमसे किसी भी समय हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत ही मेहनत लगती है और वीडियो को पहले बनाया जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर आपके तक पहुंचाया जाता है। तो अगर आप इसको शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी सारी समस्या इससे रिलेटेड जो भी समस्या यानी कॉमर्स से रिलेटेड जो भी समस्या होगी उसके समाधान के लिए ये चैनल लगातार कार्य कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करने के साथ साथ अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और बेल आइकॉन आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।